रिसर्च का कि स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था, पीएचडी करो और कार में बैठो, तो पी मीन्स प्रॉब्लम। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। देन एच का मतलब होता है हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस के पहले हमें क्या करना होता है, लिटरेचर रिव्यू करना होता है, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू किया, फिर हमने क्या किया, अपने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेशन किया। हाइपोथेसिस पी एच डी, ठीक है, ये इस तरीके से, और CAR, स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो पहले, फिर इसके बीच में एल डाल दिए तो लिटरेचर रिव्यू करो, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करो यानी परिकल्पना करो रिसर्च को कंडक्ट करने से पहले। डी मीन्स डिजाइनिंग करो कि आप किस तरीके से चीजों को लोगे, सैम्पलिंग कैसे लोगे, कहाँ से कलेक्ट करोगे, कौन सा फॉर्मेट यूज करोगे सैम्पलिंग का, क्योंकि अभी हम सैम्पलिंग को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर डेटा को कलेक्ट करना, जो डेटा कलेक्ट किया, जो डिजाइनिंग करी, उसके बेस पे चीजों को एनालाइज करना और उसकी रिपोर्ट बना के देना, ठीक है। तो ये बेसिक्स हमारे कितने स्टेप्स हो गए, 4 और 3, 7 स्टेप्स हमारे फॉलो होते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप्स को डिटेल में करेंगे। तो आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द रिसर्च में क्या होता है, इन द रिसर्च प्रोसेस द फर्स्ट एंड द foremost steps happen to be that of the selecting and properly defining a research problem, ठीक है। तो जो आपका इसमें ना एक चीज को आप चीजें कर लो कि जो डिफाइन और आइडेंटिफाई प्रॉब्लम है, इसको दो में डिवाइड किया गया। दो कैसे, एक तो एक पॉइंट हो रहा है हमारे यहाँ पे फॉर्मुलेट करना, ठीक है, फॉर्मुलेट करना, और एक होता है डिफाइन करना। चलिए, डिफाइन ऑफ द प्रॉब्लम के पहले हमारा क्या आता है, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, यानी किसी भी चीज के, कोई भी चीज, जैसे मान लो आपको खाना बनाना है, उस खाना बनाने के आइडिया को आप फॉर्मुलेट करोगे, देन आप डिफाइन करोगे कि आज मैं रोटी बनाऊंगी और आज मैं पनीर की सब्जी बनाऊंगी। यू हैव टू डिफाइन, एंड देन उस पर आप काम शुरू करोगे। तो डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम के पहले आपका क्या आता है, एक फॉर्मुलेशन आता है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, आप निर्माण कर रहे हो किसी चीज का। और डिफाइन द प्रॉब्लम में मतलब कि आप उस चीज को कैसे करोगे, देन यू आर एक्सप्लेनिंग दैट हाउ यू विल डू। आपने कहा कि आज मुझे खाने में खिचड़ी खानी है, दैट आइडिया यू हैव फॉर्मुलेट इन योर माइंड, ठीक है, निर्माण किया, ठीक है, कि गेस्ट, घर में गेस्ट आ रहे हैं, दिवाली पूजन है, हम कुछ नया अच्छा बनाएंगे, दैट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ द थिंग। एंड देन यू हैव टू डिफाइन कि हम एक काम करेंगे, हम ना चावल की खीर बना लेंगे, साबूदाने की खिचड़ी बना लेंगे, एंड सो ऑन, तो दैट यू हैव टू डिफाइन। तो आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम में अगर क्वेश्चन, अगर फॉर्मुलेशन आता है ना, तो वो भी आपका पहला पॉइंट बनेगा, ठीक है। वैसे तो डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम इज द फर्स्ट पॉइंट, बट अगर ऑप्शन में आपको फॉर्मुलेशन आता है, फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम, तो दैट विल बी योर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। समझ गए ना यहाँ पे, तो फर्स्ट, हम्म। ठीक है। Then a research must find the problem and formulate it so that it becomes susceptible to research. Like a medical doctor, a researcher must examine all the symptoms presented to him and observed by him concerning a problem before he diagnoses it correctly. आप जैसे आप कहते हो डॉक्टर के पास है, आपने बताया मेरी प्रॉब्लम ये है, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो वो क्या करेगा, हम्म। पहले आपको आपकी प्रॉब्लम्स को एग्जामिन करेगा। एग्जामिन मतलब कैसे, सिम्टम्स को, अच्छा आप का पेट क्लीन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तब भी वो एक पेट दर्द का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सेकंड क्या, आपको लूज मोशन बहुत ज्यादा हो रहा है, अब बार बार जाते हो तो इसकी वजह से भी पेट में मरोड़ आते हैं। अच्छा, आपने कल बाहर कुछ और खाया था, according to the symptoms he came to the conclusion that might be because of the constipation, you have some problem, you can take this medicine, it will be okay, ठीक है, यही होता है। तो इसी का एग्जांपल दिया है। तो टू डिफाइन ए प्रॉब्लम करेक्टली, रिसर्चर मस्ट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। आपको रिसर्च करना है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको किस पॉइंट पे रिसर्च करनी है, ठीक है। तो अब ये क्या है, इसमें क्या क्या कह रहा है कि ए रिसर्च प्रॉब्लम इन जनरल रिफर्स टू सम difficulty which a researcher experience and want to obtain the solution of it. Formulating problem is the most difficult task, although it may not appear. अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है when we are formulating any problem or when we are defining our problem. क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान रखना है, और ये पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। Subject which has been overdone should not be normally chosen at it is difficult to throw new light on it. यानी हमें हमारी ऐसी किसी भी प्रॉब्लम पे इसे ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं चूज करना जो पहले उस पे काम हो चुका है, ठीक है। कंट्रोवर्शियल टॉपिक बिल्कुल नहीं लेना है, जो एक आपस में
घृणा और वो बल्कि कह रहे ये भी कोई रिसर्च का टॉपिक था, इसने हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाया। ऐसे होते ना कई सारे टॉपिक्स हो गए। ठीक है, हमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं लेना है जो ना तो नैरो हो ना तो वेग हो, ना तो इतना बड़ा हो, बहुत इतना छोटा हो कि हमारी एक साल में रिसर्च कंप्लीट हो जाए, और ना तो इतना वेग हो कि 6 साल लग जाए। ठीक है, द सब्जेक्ट सेलेक्टेड फॉर रिसर्च शुड बी फैमिली एंड feasible so that the related material are within our own reach। आपको वो सब्जेक्ट चूज करना है जिसके साथ आप फैमिलियर हो और जिसकी रीचेबिलिटी आपके अंडर में हो। बिकॉज व्हेन यू आर स्टार्ट कंडक्टिंग द रिसर्च, यू आर नॉट सपोज टू डिपेंडेंट ऑन द अदर्स फॉर एनीथिंग। So you have to choose. Yes, you can take the help of your guide. You can take the guidance from them or from your seniors. But for everything, you cannot depend it। आप इसलिए नहीं रिसर्च का टॉपिक चूज करते हो, अरे उसको तो पता है, नहीं। आपको जो चीजें पता है उसके हिसाब से करना है। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग ऑफ रिसर्च, टाइम फैक्टर, कॉस्ट, सच फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड। आपने जो टॉपिक सब्जेक्ट चूज किया, जैसे मैंने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, मैंने कल क्या एग्जांपल दिया था, एक एग्जांपल क्या दिया था कि बहुत सारी कौन कौन सी कंट्री, जैसे एक एग्जांपल है, मान लो अभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमारे यहाँ पे इंटरनेशनली कंपनीज की सेटअप है। ठीक है, आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो, तो आपको इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए कि आप अगर आपका ये पॉइंट रिसर्च में आ जाएगा और इसका रिजल्टेंट फ्रूटफुल रहेगा, तो ये आपके लिए कितना, मतलब आप कितना वैल्यूबल उस कंट्री के लिए ग्रोथ में हेल्प कर सकते हो, कितना ज्यादा आप इंटरनल लोगों को, मैंने क्या एग्जांपल दिया था, ठीक है, फॉर एनीथिंग कि भाई आप यहाँ पे कंपनी का सेटअप कर रहे हो, तो क्या मान लो आप यूएस से पढ़ के आए। ठीक है, आप इंस्टेड ऑफ डूइंग जॉब टू देयर यू केम टू द इंडिया, एंड आपने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी, आपको वहां पे सारी चीजें पता थी, आपने अपने यहाँ इंडिया के एम्प्लॉयज को जॉब दिया। ठीक है, अब जो पैसा हमारे उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इंटरनेशनल कंट्रीज में जा रहा था, वो पैसा अब हमारे पास आ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, हमारा जो जीडीपी है वो बढ़ जाएगा, उसमें ग्रोथ आएगी। तो आपको ये ऐसे टॉपिक को चूज करना है जो उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हो। ठीक है, आपको पता हो कि आपके पास वो क्वालिफिकेशन है उस काम को करने की। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, आप राजेंद्र नगर में रहते हो, आपने कैंडिड का नाम सुना है, अभी 2-4 महीने हो गए होंगे, ड्यूक्स कैंडिड, आपके आपके आर्टिस्ट के सामने ही है, एक पेस्ट्रीज की बहुत बड़ी शॉप है, कैंडिड। हम्म। हम्म। उसका जो हम्म। बेटा है ना, वो लंदन से उसने वो करके आया है, इसका मैनेजमेंट हम्म। का कोर्स, अच्छा। बेकरी के मैनेजमेंट का कोर्स। देन ही केम टू इंडिया, और उसने अपनी बहुत सारी ब्रांचेस डाली हुई है, पता है, ही स्टे इन न्यू राजेंद्र नगर। तो वो क्या किया उसने, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉय किया, यहाँ के प्रोडक्ट, मतलब दूसरी कंपनी को ऑप्शन नहीं दिया यहाँ सेटअप होने का, तो अल्टीमेटली उसके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ रही है और उसकी क्वालिटी भी ज्यादा है। नो डाउट अब इसके कंपैरिजन में एक थियोबोर्मा और बाकी सब चीजें भी आ गई हैं, लेकिन थियोबोर्मा इंडियन कंपनी है नहीं, ये मुझे आइडिया नहीं है थोड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के रिसर्च के टॉपिक को चूज करना है। आपको टाइम पे भी ध्यान रखना है कि अगर मैं इस चीज को कंडक्ट करती हूँ और मुझे इस चीज के लिए इतना इतना टाइम चाहिए, तो आपकी रिसर्च टाइम पे कंप्लीट होनी चाहिए। आपको कॉस्ट का भी देखना है कि आपने ये देखा कि भाई हाँ हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, पता चला जो भी आपने, जो टॉपिक आपने सर्च किया उसके एग्जामिन के लिए, उसके सैम्पलिंग के प्रॉपर चेकिंग के लिए आपको बहुत कॉस्ट वाली मशीनरी चाहिए, या फिर बार बार आपको अलग अलग कंट्री जाना पड़ रहा है, या बार बार आपको अलग अलग स्टेट जाना पड़ रहा है, तो आपका जो जो जेआरएफ की जो स्कॉलरशिप मिली उससे ज्यादा तो आपके महीने का खर्चा हो जाता है। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस ऑल्सो, एंड ये सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम शुड बी प्री डिसाइडेड प्रीसीडेड बाय प्रिलिमिनरी स्टडी, यानी सबसे पहले आपको अपनी प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से, ये पहला स्टेप है सर्च करने का। ठीक है, then what does it mean to define a problem? The answer is that one want to state the problem along with the bounds within which to be studied। यानी एक प्रॉब्लम का डिफाइन, हम कैसे कहेंगे कि एक डिफाइन प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है। डिफाइन प्रॉब्लम का मतलब होता है कि हमें ये बताना है कि ये प्रॉब्लम है, और हमें इस टाइम बाउंड में इसको इसको स्टडी करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ये तो एक बेसिक था कि आपको प्रॉब्लम चूज करने के लिए क्या करना है। अब उसमें हमारा पहला टॉपिक आता है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च। मैंने आपको बताया डिफाइन प्रॉब्लम में क्या था, फॉर्मुलेशन था और डिफाइन प्रॉब्लम था। तो फॉर्मुलेशन में क्या क्या करना है, फॉलोइंग स्टेप्स को ध्यान रखना है। सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू करना है आपको प्रॉपरली, ऑब्जेक्टिव्स को बनाना है, फिर आपको देखना है कि कौन सा वेरिएबल आपको यूज करोगे और कौन सी मेजरिंग स्केल यूज करोगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे।
फिर आपको हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है। तो वाइल फॉर्मुलेटिंग ए प्रॉब्लम, जब आप किसी बात को दिमाग में रख रहे हो, तो आपको मान लो आपको कुछ मीठा बनाना है, दिवाली में आ रहा है, कुछ नया बनाना है, आपका बहुत टाइम के बाद कोई घर पे आ रहा है, तो आपने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर क्या किया, यार मेरा मन कर रहा है ना गुलाब जामुन रस मलाई घर में बनाई जाए। उस रस मलाई आपको आती तो नहीं है, आपने क्या किया, नेट और यूट्यूब से चीजों को देखा, ठीक है। And why you want, what is the objective of this formulation of your problem? Because you know that this is the favorite dish of your friend or your relative, ठीक है। Then how you will make it, आप कहाँ से सामान लेके आओगे, दैट कम्स अंडर योर मेजरिंग स्केल, एंड देन यू हैव टू फॉर्मुलेट कि जब वो आएगा ना, तो व्हेन आई विल सर्व द यू नो होममेड और मेड बाय मी उसको, तो वो ही और शी विल बी हैप्पी, ठीक है। तो ये समझ आ गई चीजें। देन दिस इज द yes, इनिशियल फेज ऑफ रिसर्च। During this process, observation, belief, information, general knowledge guide us about a new idea or a different way of thinking about the phenomena. यानी this is the first and the foremost step that before conducting the research, आपको ये सारी चीजें ध्यान रख लेनी है, तो आपका काम जो है वो टाइम पे खत्म होगा और आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें ध्यान रखना है। ये पॉइंट्स क्या है? The following steps are taken to formulate a research problem. First, selection of a research area. Formulating of research problem begin with the selection of a broad research topic from personal experience, literature, previous research theories in which researcher is interested. अब जब आप किसी भी पॉइंट को, किसी भी प्रॉब्लम को एज ए अपने पीएचडी के लिए टॉपिक बना रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए, आपने एक ब्रॉड टॉपिक, जैसे हेयर फॉल अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक हो गया, पर जब आपने लिटरेचर रिव्यू वगैरह करा तो आपको पता चला, क्योंकि आपको ना प्रॉब्लम सर्च करने से पहले लिटरेचर रिव्यू वगैरह को देखना होगा कि उसके बारे में कोई रिसर्च हो तो नहीं गई है। अगर मान लो हो गई है, लेकिन स्टिल this is your favorite topic and you are interested in that, so what you can do, you can divide the same into the sub areas. फिर मैंने क्या किया, उस हेयर फॉल को सीजन वाइज डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो उसको हमने डाइसेक्ट करके सब एरियाज में डिवाइड कर दिया। देन फोकस इन सेलेक्टिंग एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। फिर आपका फोकस किस पे गया, सीजन में गया, कि मुझे ना सीजनल वाइज वेरिएशन में देखना है, जब जैसे मार्केट में सीजन चेंज होता है या ईयर में जब सीजन चेंज होता है, तो उस पर ज्यादा फोकस करना है। देन आइडेंटिफाइंग द गैप्स एंड रेजिंग रिसर्च क्वेश्चन। देन आप ये देखोगे कि अगर आपने उस टॉपिक को चूज किया है, तो उस जो पहले जिस पे रिसर्च हो गई है उस पे और जो टॉपिक आप चूज करो उनमें कितना गैप है, क्या वाकई में ये रिसर्च आपके आने वाले टाइम के लिए आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी या बाकी लोगों के लिए फ्रूटफुल रहेगी, वो गैप को आपको मेजर करना है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द गैप्स एंड रेजिंग रिसर्च क्वेश्चंस। देन फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा कि अगर हम कोई, हम हमारी कंपनी ये भी बन सकती है कि अगर हमने सिर्फ स्पेशलाइज सीजन के हिसाब से हेयर फॉल शैम्पू को बनाया, तो हम हमारे सेटअप, अपने अपने शॉप सेटअप करके सेल इंक्रीज कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, और सेम हम हमारी बाहर की कंट्रीज में अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं माल को, ठीक है। तो ये ब्रॉड ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। देन एसेसिंग एंड रिव्यूइंग द ऑब्जेक्टिव। फिर आप उसको एसेस करोगे कि क्या वाकई में फिजिबिलिटी है आपके अंदर में, आपके पास सफिशिएंट फंड है, सफिशिएंट रिसर्च है, सफिशिएंट सपोर्ट है। ऐसा तो नहीं कि आपका आपका इसमें वो क्या था, वैलिडिटी चेंज हो जाएगी। वैलिडिटी में क्या था कि यू हैव टू बी स्टक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द टिल द एंड ऑफ योर रिसर्च, ठीक है। तो वो स्टक होना है, तो वो आपको एसेस करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं बाद में जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिला और आपने सोचा यार मैंने फालतू में ये टॉपिक चूज किया, ठीक है। तो वो चीज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। Then we have to consider some other things also while selecting a research problem. And what are the other things? You can find the innumerable research problems in an area, or obviously you cannot study all the problems. आपका इंटरेस्ट का टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। आपका मैनेजेबल मैग्नीट्यूड का मतलब कि आपके रीच के अंदर होना चाहिए, ठीक है। रीच के अंदर होना चाहिए। आपको उस पर्टिकुलर चीज के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कल को अगर आपको हेल्प चाहिए तो वहां पे एक्सपर्टीज अवेलेबल है, ठीक है। उस टॉपिक की रिलेवेंस होनी चाहिए, आपके पास डेटा अवेलेबल होने चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि जब अगर आप इस प्रॉब्लम पे अपना रिसर्च कर रहे हो तो आपके कोई एथिकल चीजें जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करोगे। आप उन चीजों को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे जो कि हमारे रिसर्च के एथिक्स में आता है, ठीक है। तो दीज ऑल आर द पॉइंट्स यू हैव टू टेक केयर व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। गॉट इट?
शिवानी नहीं आ यस रही है मैम। क्या? उसका छूट जाएगा, क्या हो गया उसको? पता नहीं मैम। चल anyways, ठीक है, ये समझ में आ गया। आपने अब हम्म। प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, आपने पॉइंट भी देख लिया, पता कर लिया कि आपको किस ब्रॉड टॉपिक से किस सब सब एरियाज में आपको अपने रिसर्च को कंडक्ट करना है। ठीक है, देन अब आपने डिसाइड कर लिया कि यू विल वर्क ऑन विच, कि आप किस पे वर्क करोगे, कि आप सीजन वाइज शैम्पू को बनाओगे जो हेयर फॉल को रिडक्शन करेगा। ठीक है, हेयर फॉल रिडक्शन करेगा, जो हेयर ट्रांसप्लांट की जो कंपनीज हैं वो कम हो हम्म। जाएंगी, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, जो केमिकल यूज हो रहा है और जो इलेक्ट्रिसिटी उनके हेयर्स में यूज हो रही है उनके ग्रोथ के लिए, वो उनके हार्म से बच जाएंगे, क्योंकि आगे जाकर के आपके इलेक्ट्रिक वेव्स की जितनी भी आप यूज करते हो ना अपनी बॉडी में, इट विल गिव यू द हार्मफुल रिजल्ट होगा। तो ओवरऑल आप क्या कर रहे हो, इम्पैक्ट डाल रहे हो, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। फिर आप चीजों को पढ़ोगे कि अच्छा, हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए जो पहले शैम्पू बने थे उसमें उन्होंने क्या क्या इंग्रेडिएंट करा था, एंड व्हाट आई हैव टू नीड टू ऐड ऑन दिस, कि जो हमारे सीजन को काम करे। फिर आप क्या देखोगे, उन हर्ब्स को पता करोगे कि कौन से हर्ब्स थे कि भाई जो हमारे सीजन उस सीजन में हेल्प करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, जो च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश और ब्रह्म रसायन में ओनली वन डिफरेंस इज दैट च्यवनप्राश, while making the च्यवनप्राश they are adding the kesar, because kesar is good to keep your body hot, right? तो केसर वाला जो च्यवनप्राश होता है, that we have to take only on winter season. And in Brahma Rasayan we have to take in the summer. And Brahma Rasayan is a herb which help to keep your body cool. Because बाहर हमारी दिल्ली में 45 डिग्री टेम्परेचर रहता है, 47 भी जाता है, और एक बार 50 भी गया था। इन 50 डिग्री टेम्परेचर, 48 47 डिग्री टेम्परेचर में बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो क्या करते हैं कि हम बॉडी को अंदर से कूल डाउन करते हैं। तो ये क्या हुआ, सीजन वाइज हो गया। तो ये सारी चीजें आपने स्टडी करी कैसे, किसके किसके थ्रू, आपने क्या किया, जर्नल्स लिए, एक्सट्रैक्ट्स निकाले, ठीक है, एकेडमिक जर्नल्स लिए, कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उनको दिया, गवर्नमेंट की रिपोर्ट पढ़ी, बुक्स पढ़ी, और जहां जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी वो सारे प्लेटफॉर्म से आपने इन्फॉर्मेशन ली, और उसी को हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, देन आफ्टर क्या करोगे, लिटरेचर रिव्यू के बाद ये पढ़ लोगे ना कि एक एक लाइन पढ़ा हूं बेटा, नहीं मैम, ठीक है। पढ़ लोगे, ठीक है। देन थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करोगे। मैंने आपको बताया हेयर फॉल आपको बनाना है, आपने क्या फॉर्मुलेट किया, हाँ जी हम इसको ऐसे से बनाएंगे, और हम जैसे हम इसके प्रोडक्शन को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि जैसे ही वेदर चेंज होगा, यानी आपका नवंबर अक्टूबर आएगा, या फिर जैसे अभी अभी आपका क्या आएगा, ये ठंड तो आने वाली है, ठीक है। तो ठंड से जो ग्रीष्म यानी समर का जो सीजन वेरिएशन होता है उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बॉडी में काफी चेंज होते हैं। तो आप क्या हाइपोथेसिस क्रिएट करोगे कि मैं इसको इसको इस तरीके से कंप्लीट करूंगा, तो इस सीजन में मेरा जितना भी प्रोडक्शन है मैं इस तरीके से इसको कंप्लीट करूंगा। यानी बिफोर कंडक्टिंग द रिसर्च यू हैव क्रिएटेड ऑल द इफ्स एंड बट्स इन योर माइंड, एंड देन यू हैव टू स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस। तो हाइपोथेसिस क्या है, एक टेंटेटिव एजम्पशन है, ठीक है। जैसे हमको, आपने एक टेंटेटिव एजम्पशन बनाए कि यार आज ना मैं रिसर्च के, मैंने 2 लेक्चर्स कंप्लीट नहीं किए थे, आज कम्युनिकेशन का टेस्ट हो गया, तो मैं एक काम करूंगी, मैं पीपल एनवायरनमेंट तो हमें पढ़ा हुआ है, तो आज मैं एक काम करती हूँ, फटाफट से ना जो 2 लेक्चर्स हो गए ना उनकी मैं फटाफट से रिकॉर्डिंग सुन करके वो बना लेती हूँ, आपका क्या बोलते हैं, नोट्स बना लेती हूँ। तो व्हाट यू डिड, यू हैव टेंटेटिवली क्रिएटेड वन एग्जाम्पशन इन माइंड। पता, वो एक अलग बात है कि उसके आपने जैसे ही जब चीजें सोची कि आज मैं ये कंप्लीट कर लूंगी तो कल से मेरा क्लास के साथ चलेगा, एंड सडनली गेस्ट केम एट योर होम, तो वो हाइपोथेसिस आपका क्या हो गया, फेल हो गया। तो हाइपोथेसिस एक नल भी होता है और एक अल्टरनेटिव भी होता है, और टाइप 1 और टाइप 2 भी होता है। इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से एक पूरा टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। तो सिंपल मीनिंग में अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, यानी टेंटेटिव एजम्पशन, और टेंटेटिव एजम्पशन ऑलवेज क्रिएटेड बिफोर कंडक्टिंग द रिसर्च, ठीक है। देन फोर्थ, ये सारे वही पॉइंट्स है, ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी बाद में, ठीक है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स इसके लिए एक्सप्लेन करना पहले जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि इसी के साथ ना आपके वो सब चीजें आ जाएंगी। हाँ, आपका नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव और टाइप 1 और टाइप 2 जीरो एरर वाले आ जाएंगे, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप क्या है मेरा, रिसर्च की डिजाइनिंग करना, यानी डिजाइन का क्या मतलब होता है
कि रिसर्च डिजाइन एक्चुअली प्रोवाइड इंसाइट इनटू हाउ टू कंडक्ट रिसर्च यूजिंग ए पर्टिकुलर रिसर्च मेथोडोलॉजी। यानी रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या हुआ कि अब आपको डिसाइड करना है, एक क्या बनाना है, डिजाइन बनाना है। घर बनाने से पहले हमारी एक डिजाइन पेपर में बनती है, कौन सा कमरा हम्म, कहाँ होगा, पूजा का घर कहाँ पे होगा, वॉशरूम कहाँ होगा, मेरा कमरा कहाँ होगा, डाइनिंग टेबल कहाँ रखी जाएगी। तो सेम रिसर्च कंडक्ट करने से पहले आप एक चीजों को बताओगे कि हाउ एंड विच टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी यू हैव टू यूज व्हेन यू आर स्टार्ट कंडक्टिंग योर रिसर्च, दैट इज कॉल्ड योर रिसर्च डिजाइन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, बेसिकली every researcher has a list of research questions that need to be assessed that can be done with the research design। अब क्या क्या होता है, the design decision happen to be in respect of what is study, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ क्या किस टाइप का डेटा चाहिए, कहाँ से डेटा को लेना है, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, व्हाट पीरियड ऑफ टाइम विल द स्टडी इंक्लूड, कितना टाइम तक हमें पढ़ना है, क्या सैंपल डिजाइनिंग होनी चाहिए, कौन सी टेक्निक यूज करनी है डेटा कलेक्शन के लिए, डेटा को एनालाइज किस सॉफ्टवेयर के साथ करोगे, और रिपोर्ट का स्टाइल क्या रखोगे। रिपोर्ट की स्टाइल भी हम अलग से पढ़ेंगे, डेटा एनालाइज भी अलग से है पूरा टॉपिक। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप रिसर्च डिजाइन में होंगे। ठीक है, आपको घर बनाना है, जैसे मान लो दिवाली की शॉपिंग करनी है, आपने एक पेन पेपर लिया, पहले मैं मार्केट जाऊंगी, मैं वहां से यही चीजें लूंगी, देन वहां से वही रूट जाता है दूसरी मार्केट का, मैं वहां से वो लूंगी। उसके बाद मेरे घर पे गेस्ट आने वाले हैं, तो मैं घर आकर के उनको अटेंड करूंगी और फिर मार्केट जाऊंगी। तो व्हाट यू हैव क्रिएटेड, आपने उसके एक डायग्राम बना दिया, तो दैट इज कॉल्ड योर रिसर्च डिजाइन। ठीक है, then in keeping in view the above region design can be split into the following parts। following parts कौन कौन से हो गए, एक सैम्पलिंग डिजाइनिंग, सैम्पलिंग डिजाइनिंग में हम प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल। और आपके स्टैटिस्टिक्स में भी एक स्टैटिस्टिक यूनिट है, वो भी अपने आप में एक टॉपिक है उसमें। देन ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, ऑब्जर्वेशनल डिजाइन में रिलेटेड टू द कंडीशन अंडर विच द ऑब्जर्वेशन आर टू बी मेड। ऑब्जर्वेशनल डिजाइनिंग में क्या करोगे, सैंपल डिजाइनिंग में क्या करोगे कि आप डिसाइड करोगे कि प्रोबेबिलिटी से लेना है नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन डिजाइनिंग में क्या करोगे कि आप चीजों को ऑब्जर्व करके नोट बनाओगे। ठीक है, कि आपने ऑब्जर्व किया, अच्छा सेम डे पे इसी टाइम पे सूरज निकलता है, सेम टाइम पे यहाँ पे जंगल से हमको जैसे कभी कभी होता है ना कि आपको अगर कोई जड़ी बूटी चाहिए, तो जड़ी बूटी आपके घर के बगल में तो नहीं होगी। ठीक है, हेयर फॉल के लिए जो जड़ी बूटी आपको यूज करनी है, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, जंगल पे जाना है। अब जंगल पे आप जा रहे हो, पता चला जब आप जा रहे हो तब वहां पे जानवरों का एक टाइम होता है वहां पे घूमने का। तो आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व करोगे 2 दिन 4 दिन, एंड देन यू केम टू द कंक्लूजन कि दिन के 2 से 3 के बीच में कोई भी जानवर दिखता नहीं, उस टाइम पे हम वो हर्ब्स वहां से ले सकते हैं। ठीक है, दैट इज योर ऑब्जर्वेशनल डिजाइन। देन स्टैटिस्टिकल डिजाइन का मतलब which concern the question of how many items are to be observed and how the information the data gathered to be analyzed। अब स्टैटिस्टिकल डिजाइन में क्या करोगे कि आप ये देखोगे उसमें कि आपको डेटा को कैसे गैदर, कैसे कलेक्ट करना है, और किस सॉफ्टवेयर को यूज करके आप एनालाइज करोगे। ठीक है, देन ऑपरेशनल डिजाइनिंग का मतलब होता है कि विच डील विद द टेक्निक बाय विच द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन द सैम्पलिंग स्टैटिस्टिकल एंड ऑब्जर्वेशन डिजाइन कैन बी कैरिड आउट। अब जो आपने सैंपल डिजाइन बनाई, जो ऑब्जर्वेशन डिजाइन बनाए, जो स्टैटिस्टिकल डिजाइन बनाए, इन सबको आप कैसे ऑपरेशन में लाओगे। ठीक है, क्योंकि एक्सक्लूशन एंड थिंकिंग, एक्सप्लोरेशन, बोथ आर द डिफरेंट वर्ड्स। चीजों को आपने एक्सप्लोर कर दिया, लेकिन एक्सक्लूड कब करोगे। तो आपने सैम्पलिंग डिजाइन में एक्सप्लोर किया, ऑब्जर्वेशन में चीजों को एक्सप्लोर किया, ऑपरेशन में एक्सप्लोर, स्टैटिस्टिकल में एक्सप्लोर किया, एंड देन यू कम टू द कंक्लूजन देन हाउ इट केम इनटू द एक्सक्लूशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये सब चीजें आप इसमें करोगे। देन इसके बाद आपका आता है रिसर्च पर्पस में भी ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। ये हम अलग से भी पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिसर्च में, पर आपको थोड़ा समझा देती हूँ मैं आपको। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोर का मतलब होता है, क्या होता है, मैम इंक्रीज करना और एक्सप्लोर करना एक किसी चीज को फाइंड आउट करना। ठीक है, हाँ। फाइंड आउट जो होता है वो हमारा पहला स्टेप होगा रिसर्च का। ठीक है, देन डिस्क्रिप्शन में क्या करते हैं हम, देन उसका वो जो सेम आपको कहते हैं ना, क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब ग्लोबल वार्मिंग, डिस्क्राइब हम्म एनवायरमेंटल साइंस। इट मीन्स कि जो चीज जैसी है, यू जस्ट नीड टू राइट इट, यू जस्ट नीड इट टू डिस्क्राइब एज इन, मतलब अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबल लैंग्वेज, बट उसके लिए चीज ऑलरेडी अवेलेबल है इन, बट इन एक्सप्लोरेशन व्हाट यू आर डूइंग, यू यू आर फाइंडिंग सम न्यू थिंग।
You are going for to find the way, and in description whatever things is available you have to just describe it. And what is diagnosis? To find the problem. एंड हाँ, एक्सपेरिमेंटेशन मीन्स कि उसको आपने एक प्रॉब्लम आई, आपने उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन को डायग्नोस किया और उसको फिर एक्सपेरिमेंट किया। टेस्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले आपका अगर सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो सबसे पहले आपका क्या आता है? एक्सप्लोरेशन आता है। ठीक है, रिसर्च के इसमें एक्सप्लोरेशन आएगा, देन आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा और देन आपका एक्सप्लेनेटरी आएगा। ठीक है, तो वो चीजें इस तरीके से रिसर्च, अब बाकी हम एक उसको ना डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया, इट broadly can categorize into the three types. Exploratory research design is also termed as formulative research design. एक्सप्लोरेटरी का क्या मतलब हुआ? हमने क्या किया, नई चीज की एक खोज करी। खोज को मैंने आपको कहा था फॉर्मुलेशन करना है हमें। ठीक है, खोज को हमने क्या किया, फॉर्मुलेशन करना है, तो इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया, फॉर्मुलेटिव रिसर्च डिजाइन। देन डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। अब डिस्क्रिप्टिव ने क्या किया, आपने जो चीज जैसी थी उसको डिस्क्राइब किया, और डायग्नोस में क्या किया, आपने एक प्रॉब्लम को डायग्नोस किया, और एक्सप्लेनेटरी में क्या किया, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आपने एक्सप्लेन किया। ठीक है, और इसके अलावा और क्या क्या तरीके से है, केस स्टडी, सर्वे, एक्सपेरिमेंट डिजाइन, ये अभी हम डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ये क्वांटिटी में कौन से मेथड है कौन से नहीं मेथड है। ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुई थी सर? ठीक है मैम। ठीक है, आज सारे बच्चे छुट्टी मारेंगे क्या? पता नहीं, हम्म, नहीं आया। शिवानी का मैसेज नहीं आया? नहीं मैम। चलो, हो सकता है कनेक्ट ना हो रहा। हम्म। देन अब हमारा आता है फिफ्थ स्टेप, क्या होता था कि हमने अब रिसर्च को, डेटा को कलेक्शन करना है। हमने डिजाइनिंग कर ली। ठीक है, डिजाइनिंग करने के बाद अब मेरा क्या टाइम आया कि अब मुझे रिसर्च का प्रोसेस स्टार्ट करना, और रिसर्च प्रोसेस कैसे होता है, डेटा को कलेक्ट करना। अब डेटा आपने कहाँ से कलेक्ट किया, कैसे कलेक्ट किया, कितने दिन लगे, किसका किसका हेल्प लिया, वो सारा आपको रिकॉर्ड रखना होता है। क्यों? क्योंकि आप वो रिपोर्ट और थीसिस में एड ऑन करोगे। तो डेटा जो कलेक्शन करते हैं वो अलग अलग तरीके से होता है, तो देर आर वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल सोर्सेज टू कलेक्ट द रिलेवेंट डेटा। द रिसर्चर्स शुड सेलेक्ट वन मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा taking into account the nature of investigation, scope and objective of inquiry, financial cost, availability of time and desired accuracy. यानी अब आपके पास टाइप्स ऑफ मेथड्स आ रहे हैं जिसके थ्रू आप डेटा को कलेक्ट करोगे। तो पहला क्या होता है, पहले डेटा कलेक्ट करोगे आप कैसे, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ऑब्जर्वेशन के थ्रू कैसे होता है, मान लो आपने एक कहीं पे मर्डर हुआ, ठीक है, हम्म। और आपको शक है, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है उस बंदे के लिए। तो आपने क्या किया, उसके घर के बाहर एक बंदे को चौकीदार बना दिया। वो नहीं जानता है, ठीक है, पर उसके आने जाने का टाइम, उससे मिलने वालों का टाइम, उसकी गैदरिंग का टाइम आपने कैसे नोट डाउन किया, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो आपने क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया। जैसे आपने क्या किया, जब आपको हर्ब्स कलेक्ट करने थे जंगल से, हम्म। तो व्हाट यू डिड, यू ऑब्जर्विंग दिस, कि यहाँ पे तो सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक जानवर आते जाते हैं, तो वी कैन नॉट गो इनसाइड बिकॉज इट्स नॉट सेफ फॉर अस। ठीक है, तो वो कैसे किया आपने, 3 दिन 4 दिन चीजों को ऑब्जर्व किया, एंड ऑब्जर्व करने के बाद यू केम टू द कंक्लूजन कि टुमारो वी विल कम आफ्टर 2 o'clock विथ अवर टीम एंड वी विल गेट द हर्ब्स। सेम यही हुआ कि आपने किसी को इन्वेस्टिगेटर कर लगाया आपने, और उसके आने जाने का, उसके सोने का, उसके लोगों का मिलने का, उसके लोगों से खाने का टाइम को ऑब्जर्व किया फॉर कलेक्टिंग द डेटा। ठीक है, तो दिस एंटेल द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन बाय द वे ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स ओन ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरव्यूइंग द रिस्पॉन्डेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप सामने वाले को ऑब्जर्व कर रहे हो लेकिन उसका इंटरव्यू नहीं ले रहे हो, आप उससे बात नहीं करने जा रहे हो, सिर्फ उसको दूर से बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो। द इंफॉर्मेशन obtained related to the current happenings. ठीक है, and this method is very expensive and the information gathered in such a manner is limited. बिकॉज एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि अगर आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहते हो, ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो आप उसी बंदे को बैठाओगे जिसका ऑब्जर्विंग स्किल अच्छी है। हम्म। ठीक है, यू नीड टू पे देम salary, and what else, you have to give them their perks also, because if they are sitting outside, they need the food also, they need rest of the things also, तो उस हिसाब से एक्सपेंसिव हो गया।
और एक दिन में हो सकता है आपको कुछ ना मिले, पता चला आपको 10 दिन तक आपने ऑब्जर्व किया कुछ भी नहीं मिले, तो ये हो सकता है सामने वाले को आइडिया होगा कि भाई मेरे ऊपर निगरानी रखी जा रही है, कुछ ना मिले, तो वो कितना ज्यादा हो गया, एक्सपेंसिव हुआ या नहीं हुआ, टाइम भी बहुत लगता है। ठीक है, तो दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर रिसर्च व्हेन लार्ज सैंपल आर रिक्वायर्ड एज इन द केस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो जब हमें क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, जब हमें ज्यादा डेटा चाहिए होता है, तो उसमें हम ऑब्जर्वेशन मेथड नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज डेटा को कलेक्ट करने के लिए कितना ऑब्जर्व करोगे आप, डेटा तो आ ही नहीं पाएगा, आपको 4 साल तक नहीं आ पाएगा। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गए, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट एंड डिस्कस। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है ऑब्जर्वेशन में, कि जिसका स्ट्रक्चर हमने पहले ही क्रिएट करके रखा है दिमाग में। जैसे सपोज करो कि आपको पता है कि आ, मतलब आप 8 बजे जाओगे, वहां पे बैठोगे, उसके आने जाने के लोगों का टाइम नोट डाउन करोगे, कौन कितने बजे आ रहा है टाइम करोगे, अगर हो सके तो फोटो ले लोगे। ठीक है, और अगर हो सके तो रिकॉर्डिंग, हो सके तो रिकॉर्डिंग कर लेना। तो ये सब क्या है, वी हैव ऑलरेडी सेट वन प्लान। तो हमने क्या किया, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए, क्यों, क्योंकि हमें हमें आपको डेटा दिया गया एनवायरमेंटल साइंस के बारे में, आपको ऑलरेडी पता था, बट बिकॉज यू नीड टू राइट इन योर वर्ड्स, आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, यानी स्ट्रक्चर तो उसका पहले ही क्रिएट है। एनवायरमेंटल साइंस क्या होता है वो तो सबको पता है, उसका स्ट्रक्चर तो पहले ही क्रिएट है ना। ठीक है, फिर अनस्ट्रक्चर्ड में क्या हुआ कि सडनली आप गए और चीजें आपने पूछना शुरू कर दी। ये तो एक स्ट्रक्चर था कि आपने एक बंदे को बैठाया कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए और ऑब्जर्विंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब एक क्या है कि पता चला, जैसे कभी कभी नहीं होता कि जैसे आप देख रहे होगे, मान लो कोई ये रिपोर्टर किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, अब मान लो इंटरव्यू ले रहे उनको, सब लोग रह रहे, अचानक से कोई नई चीज आ गई एंड दे मूव टू अदर पर्सन, तो वो क्या हुआ, वो उसके अनस्ट्रक्चर में था, बट दे ऑब्जर्विंग दैट कि बिकॉज जो न्यूज हमें फ्लैश करनी, उसके लिए ये पर्सन जो है वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, या फिर वो हमें कोई एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो सडनली व्हाट दे रिपोर्टर्स कहाँ चले गए, अनस्ट्रक्चर्ड, यानी उसका कोई प्लान नहीं था, दे वेंट ऑफ फॉर एक्सप्लोरेशन, फॉर फाइंडिंग द न्यू क्लूज फॉर देयर रिपोर्ट्स, फॉर देयर न्यूज। ठीक है, देन एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर्स एंड एक नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, मैम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मीन्स जो पार्टिसिपेंट है, हाँ, तो उसका नजरिया, उसका देखना, उसका फील्ड एक्सपीरियंस करना। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि व्हेन यू आर सिटिंग इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, यू आर पार्टिसिपेटिंग द नेचर बिहेवियर ऑफ ईच एंड एवरी वन, यू आर ऑब्जर्विंग दैट। ठीक है, मीन्स पर्सन्स आर अवेलेबल फॉर यू टू ऑब्जर्व। ये क्या ग्रुप में होगा? ग्रुप हो सकता है कुछ भी, मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, रास्ते में जा रहे हो और लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपको क्या लगा शायद कुछ ज्यादा दिक्कत है, एक लड़की रो रही है, आपने क्या किया, उससे जाके पूछा, ठीक है, उससे बात की, या वहां पे जाके, या फिर आप पार्क में बैठे हो, एक गर्ल रो रही है और एक उसको मना रहा है, आप क्या कर रहे हो, वहां पे बैठे हो, आप भली चीज से कुछ पूछ नहीं रहे, लेकिन उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्जर्व करके आपको क्या पता चला, कि उसको पता चला कि उसका बिहार बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया और वो उसके खुशी के आंसू थे। अच्छा। ठीक है, एंड नॉन पार्टिसिपेंट का मतलब, सीबीआई क्या करती है, सीबीआई क्या करती है, मैम वो पार्टिसिपेट ना करके भी वो रिकॉर्डिंग दूर वगैरह देख के। दूर हाँ से ऑब्जर्व करती रहती है चीजों को, हाँ वो हाँ पब्लिक के हाँ। बीच में तो नहीं करती ना बैठ के। नहीं नहीं नहीं। और वो और सीबीआई क्या करती है, आपके सिविल ड्रेसेस में भी जाती है, उनकी जो फॉर्मल ड्रेस होती है, क्योंकि फॉर्मल से उनको पहचान जाएंगे, सिविल हाँ। ड्रेसेस में भी जाती है। वो क्या हो गया, नॉन पार्टिसिपेंट, कि दे आर बिल्कुल। नॉट सिटिंग बिटवीन द पार्टिसिपेंट फॉर ऑब्जर्विंग एनीथिंग, दे केम फॉर द ऑब्जर्वेशन, बट उनका इन्वॉल्वमेंट अलग तरीके से है। ठीक है, ठीक देन है। डिस्कस्ड ऑब्जर्वेशन, गुड। मतलब हिडन, छुपा हुआ, जो किसी को नहीं पता चलता। अनवांटेड मूवी देखी है आपने, अनवांटेड मूवी मैम देखी सलमान खान की,
उसमें क्या, अनवांटेड। अनवांटेड, उसमें क्या था, सलमान खान जो था वो आईएएस ऑफिसर था, लेकिन अच्छा। चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए और ज्ञान को पकड़ने के लिए ही हिमसेल्फ इज ना वेंट इनटू हिज गैंग एंड, और वो उसके गैंग के लिए काम करने लगा, ताकि वो उसके पास सारा दिन रहे और वो उसको ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, तो वो हो गया आपका डिस्कस, चीजें छुपी हुई है। ठीक है, देन हमारा आता है पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू आप चीजों को जान सकते हो। हम्म। ठीक है, फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू आजकल हो गया बहुत ज्यादा, क्वेश्चनरी के थ्रू हम्म। आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनरीज बना के। अब क्वेश्चनरीज बना के क्या होता है कि एक क्लोज एंडेड क्वेश्चनरी होती है, एक ओपन एंडेड होती है, और एक कंबाइंड क्वेश्चनरी होती है। क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है कि जहां पे मैंने आपको सिर्फ हाँ या ना में आंसर देने के लिए कहा। हाँ या ना का मतलब कि आप मैरिड हो, यस और नो। ठीक है, आप ग्रेजुएट हो, यस और नो, यू आर मेल और फीमेल, यस और नो, दैट इज योर क्लोज एंडेड क्वेश्चन। It means that we haven't given you any option to write or to give your feedback in that. Right? And open ended का हम्म। मतलब, ओपन एंडेड का मतलब, ओपन एंडेड का मतलब we have given हाँ। you the option that you are married, you said yes, then I have given you the lines also, then when you got married, तो आपने उसमें लिख दिया write 2 lines about the experience of your marriage, तो आपको लिखने का ऑप्शन दिया मैंने उसमें, दैट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। और कंबाइंड क्वेश्चनरी का मतलब, कंबाइंड क्वेश्चनरी का मतलब कि अगर आपने कहा कि यस यू लाइक दिस सीरियल और लाइक योर मूवी, वाई, अच्छा। इसमें मेरा क्या हो गया, क्लोज भी हो गया। यू लाइक द हम्म। उरी मूवी, यस और नो, यू टिक यस, देन राइट इट वाई, यू टिक नो, देन राइट इट नो वाई। वाह। ठीक है, तो आपको दोनों आ गए, कंबाइंड क्वेश्चनरी हो रही। ठीक है, देन शेड्यूल्स, शेड्यूल्स किसके अंदर आ रहा है, ये आपके डेटा कलेक्शन के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, तो याद रखना ये डेटा कलेक्शन के अंदर आ रहा है। शेड्यूल का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करो आप रिसर्च करना चाह रहे हो। ठीक है, अब कुछ चीजें ऐसी होती है कि सेम रिसर्च के लिए आपको डेटा अलग स्टेट से चाहिए और आपको अपनी एक जगह पे भी अवेलेबल होना जरूरी है, बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट बी अवेलेबल एट 2 places। ठीक है, 2 जगह पे आप अवेलेबल नहीं हो सकते हो, तो व्हाट यू विल डू, यू विल हायर वन इन्यूमरेटर, जिसको एक पर्सन हायर करोगे, जिसको आप सारा शेड्यूल बना के दोगे कि आपको यहाँ जाकर के यहाँ से ये इंफॉर्मेशन लानी है। तो अगर मान लो कोई डेटा आपको सेम टाइम पे चाहिए, ठीक है, एट द सेम टाइम, सेम सीजन, सेम डे पे चाहिए, हमको रिपोर्ट चाहिए होती है। जैसे सपोज करो कि 1 जनवरी को न्यू ईयर कैसे कैसे सेलिब्रेट होता है अदर स्टेट्स में, अदर कंट्रीज में, तो अगर मुझे डेटा, अगर न्यूज चैनल वालों को डेटा एक साथ दिखाना है कि वहां पे ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, तो वो क्या करता है, वो करस्पॉन्डेंट्स को वहां पे हायरिंग करके रखा है कि आप इस स्टेट की इंफॉर्मेशन दोगे, आप इस कंट्री की दोगे, आप इस कंट्री की दोगे। तो इन शेड्यूल्स में क्या होता है कि हम एक इन्यूमिनेटर को हायर करते हैं, आई स्पेशली अपॉइंटेड एंड ट्रेन फॉर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। Schedule consists of the relevant questions. The enumerator visit respondent with these schedules. आप उसको शेड्यूल तैयार करके देते हो, वो शेड्यूल के हिसाब से वहां से जाता है, जो जो क्वेश्चंस को आप पूछने के लिए कहते हो वो क्वेश्चनरीज वहां से लेके आता है और वो डेटा वहां से कलेक्ट करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब आपको अगर किसी का रिजल्टेंट सेम टाइम पे चाहिए, तो आपको अलग अलग स्टेट्स पे जाने की जरूरत नहीं है, आपने सेम टाइम पे डेटा को वेरीफाई किया और आपने कंक्लूजन पे लाया कि हाँ सेम टाइम पे सेम चीज होती है। ठीक है, तो schedule are filled up by the enumerator on the basis of replies given by the respondent. ठीक है, some random checking by the supervisor may be required to ensure the validity of the research process. ठीक है, वैलिडिटी का मतलब क्यों चेक कर रहा है सुपरवाइजर, कि जो भी डेटा कलेक्ट किया था उसके हिसाब से तो रिजल्ट में कंसिस्टेंसी थी, लेकिन मैंने आपको अगर दिया, तो मैं सुपरवाइजर हुई, तो मैं आपका डेटा चेक करूंगी, चेक करने के लिए कि क्या वाकई में रिजल्ट में कंसिस्टेंसी है या नहीं है। ठीक है, although he should pay attention to all these factors and much depends upon the availability and the experience of the researcher। तो ये सारे किस में आ गए, ये हमारे आए कलेक्शन ऑफ डेटा में। अब कलेक्शन ऑफ डेटा में हमारा एक मेजरिंग स्केल्स आ रहा है। ठीक है, मेजरिंग स्केल्स कैसे, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजरिंग स्केल्स, और आपको इस बात को ध्यान रखना है
कि मेजरिंग स्केल और मेजरिंग वेरिएबल कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ डेटा कलेक्शन, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि किसके अंदर ये आ रहा है। तो कितने टाइप्स के स्केल है? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। ये फंडामेंटल्स हैं, बाकी और भी स्केल्स हैं। तो मेन मेजर ये है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टीवर्स दे आर लिस्टेड एज नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। ठीक है, इसका बेस्ट मैं आपको अभी समझाती हूँ ताकि आपको इजी अंडरस्टैंडेबल हो जाए। ये अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगी। ठीक है, अब जो नॉमिनल स्केल है उसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ नेम वेरिएबल के हिसाब से देख रहे हैं। चलो मैं वैसे समझाऊँ आपको इजी हो जाए। नॉमिनल स्केल का मतलब होता है कि जिसमें आपने कैटेगरिकल वेरिएबल है, यानी कि आपने उसमें नाम दिया है। यू बिलोंग फ्रॉम द अर्बन एरियाज, रूरल एरिया, सबअर्ब एरियाज, दैट इज योर नॉमिनल स्केल, जहां पे आपने कैटेगरिकल चीजें प्रोवाइड करी हैं। ठीक है, जैसे कि समझ आ रहा है ना निवेदिता? यस मैम। नॉमिनल स्केल को ऑल्सो कॉल्ड द कैटेगरिकल वेरिएबल स्केल, ठीक है, is defined as a scale used for labeling variables into distinct classification and does not involve the quantitative value or order। इसमें कोई भी 10, 20 ऐसा कोई वैल्यू नहीं होता, सिर्फ लेबलिंग वेरिएबल्स होते हैं। डू यू लाइक, विच फोन यू लाइक, एप्पल, आईफोन और सैमसंग, नोकिया, देन यू टेक वन नोकिया। तो सिर्फ उसमें वो चीज अवेलेबल होगी, नेमिंग अवेलेबल होगी, लेबलिंग वेरिएबल्स अवेलेबल होंगे, क्वांटिटेटिव फॉर्म में कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा वहां पे। ठीक है, दिस स्केल इज द सिंपलेस्ट ऑफ द फोर वेरिएबल मेजरमेंट स्केल। कैलकुलेशन डन ऑन दीज वेरिएबल्स विल बी फ्यूटाइल एज देयर इज नो न्यूमेरिकल वैल्यूज, क्योंकि सिंपल है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, इसलिए थोड़ा फ्रूटफुल होता है। ठीक है, देयर आर केसेस वेयर दिस स्केल इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। The number associated with variables of this scale are only tagged for the categorization or division। जैसे आपने क्या किया, जैसे you study in class which fifth, जैसे my son is in fifth class, then A section, B section, C section, D section, और then किस सेक्शन में आपने टिक किया, A सेक्शन में। तो ये क्या हुआ, आपका नंबर नहीं दिया, ये सब सिर्फ आपको उसको आपने उसने आपको क्या किया, कैटेगरिकल नाम वेरिएबल दिया। ठीक है, नॉन न्यूमेरिकल में। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ द टिक दैट किस सेक्शन में, दे कैन कैलकुलेट कि भाई कितने ज्यादा लोग किस सेक्शन में हैं। बट आपकी क्वेश्चनरी के फॉर्म में उन्होंने आपको नंबर नहीं दिया। देन कैलकुलेशन डन ऑन दीज नंबर्स विल बी फ्यूटाइल एज दे डोंट हैव द क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस। ठीक है, क्वांटिटेटिव वे में नहीं नंबर देते, इसलिए इसमें इजी होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया, क्या एग्जांपल दिया आपको, ये कि आप कहाँ रहते हो, सबअर्ब, सिटीज और टाउन में। तो मैंने कोई 1 2 3 तो नहीं दिया। जैसे मान लो मेरे पास 10 टिक आए सिटी के, 20 आए आप इसके, और 10 आए इसके, 40 हाँ इसके। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या कैलकुलेशन निकाला कि ओनली 10% लोग जो है वो सिटी में रह रहे हैं, बाकी टाउन और सबअर्ब्स में रह रहे हैं। ठीक है, और जो मैंने आपको फोन का एग्जांपल दिया था ना, एप्पल और इसका, ये इसमें मेंशन है। ठीक है, कौन सा फोन आपको पसंद है, एप्पल, सैमसंग, वन प्लस। जिस पे ज्यादा टिका है मैंने कैलकुलेट कर दिया कि मैक्सिमम पॉपुलेशन को एप्पल के फोन पसंद है। ठीक है, तो ये वही एग्जांपल है, रीड करने की जरूरत है। नहीं मैम, ठीक है, ठीक है, मैं कर लूंगी। देन ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, अब आपका इसमें न्यूमेरिक, अब इसमें आपका कैटेगरिकल यानी नेम वेरिएबल प्लस नंबर आ जाता है। ठीक है, नंबर। तो क्या कह रहा है, द ऑर्डिनल स्केल इज डिफाइंड एज ए वेरिएबल मेजरमेंट स्केल used to simply depict the order of variables and not the difference between each of the variables। ये देखो, इसमें क्या किया, आप मेरी सर्विसेज से कितना खुश हो। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, वेरी सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड एंड वेरी सेटिस्फाइड। तो मैंने क्या किया, 1 से लेकर के 5 तक में आपको एक कैटेगरिकल नेम्ड वेरिएबल भी दे दिया और एक नंबर भी दे दिया। जिसमें 5 आया यानी मैंने कह दिया कि सबसे ज्यादा लोग सेटिस्फाइड नहीं है। कि अगर आप सबसे ज्यादा, इससे कहते नहीं है कि आप 1 से लेकर के 5 तक की रेटिंग में दो, और 1 जो है वो सबसे गुड है और 5 जो है बैड है। ठीक है, तो उसके बेस पे क्या कैलकुलेशन आ जाता है,
कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, उसका परफॉर्मेंस कम है। तो इसमें हमने क्या किया, आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको क्या क्या दिया, ऑर्डर भी दिया यानी नंबर भी दिया, और आपको वेरिएबल भी दिया, कैटेगरिकल वेरिएबल भी दिया। ठीक है, these scales are generally used to depict non mathematical ideas, ठीक है, such as frequency, satisfaction, happiness, degree of pain। बहुत सारी चीजें हैं कि मतलब इसके अलावा है। अब इसको जैसे एक एग्जांपल जैसे मैं और आपको बताऊं, आप ही बताओ एक एग्जांपल, आपको समझ में आ गया, आपको बताओ, एक एग्जांपल बताओ निवेदिता। यही है आपकी। हाँ, वीडियो रुक गई है। वीडियो रुक गई अब? अब ठीक है, अब ठीक है। अब ठीक है, हाँ बताओ। हाँ मैम, क्या पूछ रहे थे? मैं कह रही थी अब आप एक एग्जांपल बताओ, इसका कैसे दे सकते हो एग्जांपल। ऑर्डिनल स्केल का ना? हाँ बताओ। जैसे मैम हम नॉइज लेवल मापेंगे, तो हाँ नॉइज लेवल का वो जो फ्रिक्वेंसी होता है, वो हाँ, एक स्केल आएगा, वो जो नॉइज मीटर स्केल में। आएगा, हाँ, और उसके नॉइज साथ साथ मीटर, आपने नंबर्स भी दे दिए, ठीक है। हाँ, उसके उस हिसाब से हम एक नंबर भी आएगा, उसके हिसाब हाँ, से हम देख पाएंगे कि नॉइज लेवल ठीक अंडर 75 और अबव 75। 25, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या किया आपने, फ्रीक्वेंसी वाले का नाम भी दिया और डेसिबल्स भी दिए, डेसिबल यूनिट्स भी दिए, ठीक है। हाँ तो देख। दोनों चीजें आ गई इसमें, ठीक है। It is quite straightforward to remember the implementation of this scale as the ordinal sounds similar to the order, ठीक है। ordinal का मतलब order form में लेना, which is exactly the purpose of this scale. Ordinal scale maintain descriptional qualities along with an intrinsic order, but is avoid of the origin of scale, and thus the distance between variables cannot be calculated, ठीक है। समझ आया ना कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो डिस्टेंस होता है वो नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, लेकिन ऑर्डर कैलकुलेशन हो जाता है इसके अंदर। The description qualities indicates tagging properties similar to the nominal scale, in addition to which the ordinal scale also has a relative position of variables, and origin of this scale is absent due to which there is no fixed start or 2 0। ये 2 0 तो अभी मैं आपको इंटरवल समझाऊंगी, उसमें समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है। नॉमिनल में हमें क्या करना है, नेम वेरिएबल दिया होता है, ऑर्डर में आपको नेम और नॉमिनल वैल्यू दोनों दी जाती है, ठीक है। ये जो एग्जांपल मैंने आपको समझाया, ये पूरा एग्जांपल ही दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है। ये आप रीड कर लोगे, यस मैम। ठीक है। ठीक है। अब हमारा था इंटरवल स्केल। इंटरवल का मतलब क्या होता है, बीच बीच में। इंटरवल का मतलब क्या होता है, बीच बीच में। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं हम, इसमें हम जैसे हमने क्या किया, मान लो एक नाम दिया, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि ये, जैसे एक इस एग्जांपल को देखा जाए, व्हाट इज योर फैमिली इनकम, ठीक है। अभी क्वेश्चनरी तो मैंने जो बनाया वो हजारों लोगों के लिए बनाया। तो जैसे इसमें कि 2 to 3 लाख, 5 to 10 लाख, 10 to 15 लाख, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने क्या दे दिया यहाँ पे, एक तो हमने ये इंटरवल दे दिया, ठीक है। इंटरवल 2 to 3 नहीं करेंगे, 2 to 4 करेंगे ताकि बराबर में आ जाए, ठीक है। और 5 to 9 करेंगे। इंटरवल का मतलब कि आपका जो रेशियो होना चाहिए वो सेम बराबर आना चाहिए, 1 to 5 लाख, 5 to 10 लाख, ठीक है, 10 to 15 लाख। ये मेरा क्या हो गया, एक तो इंटरवल हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो गई न्यूमेरिकल फॉर्म में, इंटरवल भी हो गया। तीसरा क्या हो गया इसके अंदर, 1 to 5 एवरेज, गुड, एक्सलेंट, ठीक है। ऐसे समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। तो मैंने क्या किया, इंटरवल स्केल में आपको इंटरवल भी दिया, नेम वैल्यू भी दी, और आपको ऑर्डर भी दिया, यानी तीनों चीज इसके अंदर एड ऑन हो गई, ठीक है। और इसमें एक चीज और है, एक सेकेंड बता, पहले इसको पढ़ लो, ठीक है।
An interval scale is defined as a numerical scale where the order of the variable is known as well as the difference between these variables, जिसमें वेरिएबल भी होते हैं और उनका बीच का डिस्टेंस भी होता है, ठीक है। Variables that have familiar, constant and computable differences are classified using the interval scale, ठीक है। इंटरवल स्केल हो गया, समझ आ गया इंटरवल स्केल क्या होती है। These scales are effective as they open door for the statistical analysis of the provided data। अब आपका जब आप ये बनाते हो, डीआई वगैरह करते हो, जो स्टैट्स वगैरह करोगे, जैसे ग्राफ जाता है ना, ग्राफ कैसे बनता है, नीचे कुछ वैल्यू दी जाती है, ऊपर कुछ वैल्यू देती है और डिस्टेंस होता है, तो उसके हिसाब से चीजें आगे मूव होती रहती है। तो वो यहाँ पे यही कह रहा है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ प्रोवाइडेड डेटा, मीन मीडियन मोड कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ दिस स्केल, ठीक है। समझ गए। अच्छा। The only drawback of this scale is that there is no pre-decided starting point or a zero value, true zero value। true zero value का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अगर मैं ये कहती हूँ, जैसे एक एग्जांपल मैं इसको समझाऊं कि जीरो, यहाँ पे अगर मैं एक चीज कहूँ कि 0 to 10, 0 to 10 वाले जो है वो ए कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिसके पास 0 to 10 रुपीज है। अब यहाँ पे जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी जीरो में आ जाएगा, जिसके पास 2 रुपए है वो भी एक कैटेगरी में आएगा, जिसके पास 10 रुपए वो भी एक कैटेगरी में आएगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो की एक वैल्यू मान ली है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल दूं कि जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ से टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ से टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है, इट मीन्स कि यहाँ पे एक जीरो की वैल्यू बन गई, यहाँ पे जीरो की वैल्यू बन गई। तो ये कहने का मतलब होता है इसमें कि इंटरवल स्केल में जीरो की जो वैल्यू है वो ट्रू जीरो वैल्यू नहीं है। क्योंकि कहीं एक एग्जांपल में तो जीरो को जीरो ले रहे हैं, लेकिन कहीं एक एग्जांपल में जीरो की अगर डिग्री बात करें तो इसका मतलब कि वो एक माइनस की कैटेगरी में जाता जा रहा है, यानी वहां पे टेम्परेचर बढ़ गया, वहां पे ठंड बढ़ गई। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे जो जीरो की वैल्यू होती है वो आर्बिट्ररी होती है, यानी एज पर द सिचुएशन चीजों को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो क्या होता है, नो ट्रू जीरो वैल्यू, जीरो की कोई नहीं, जीरो का कोई आर्बिट्ररी है, मतलब कुछ पता नहीं है कि जीरो की वैल्यू, अगर 0 to 10 बोलेंगे तो जिसके पास कुछ रुपए नहीं है वो भी एक कैटेगरी में आ जाएगा। और वहीं दूसरी तरह अगर मैं कह रही हूँ 0 डिग्री टेम्परेचर, तो इसका मतलब ठंड वहां पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर अदर प्लेस जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो समझ में आ गया कि जीरो क्या है, कोई भी नो प्री डिसाइडेड स्टार्टिंग पॉइंट और ट्रू जीरो वैल्यू, यानी वहां पे जीरो की कोई ट्रू वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। The interval scale contain all the properties of the ordinal scale, in addition to which it offers a calculation of the difference between variables. The main characteristics वही जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, for example, considered as Celsius as Fahrenheit temperature scale, 80 degree is always higher than the 50 degree, ठीक है, and the difference between these two temperature is same as the difference between 70 to 40। अगर मैं कह रही हूँ 80 से 50 डिग्री टेम्परेचर है और 70 से 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो 80 से 50 है, तो यानी 80 पे जहाँ पे लोग होंगे वहां पे ठंड ज्यादा होगी, 50 पे कम होगी, मतलब गर्म यहाँ पे 80 पे कम ठंड होगी, 50 पे ज्यादा ठंड होगी। वहीं वहीं पे लेकिन दोनों के बीच का इंटरवल कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पे भी दोनों के बीच का इंटरवल क्या है, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है। एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ जीरो इज आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी मतलब because negative value of temperature do exist which make the Celsius or Fahrenheit temperature scale a classical example of interval scale। इंटरवल स्केल का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपका टेम्परेचर वेरिएशन का ही है। क्योंकि अगर हम दूसरे एग्जांपल ले रहे हैं तो वहां पे जीरो की वैल्यू जीरो मान रहे हैं, लेकिन वही टेम्परेचर में के केस में जीरो की वैल्यू मतलब जीरो है, वहां पे माइनस में टेम्परेचर जा रहा है एज कम्पेयर टू अदर प्लेस, ठीक है। And an interval scale is often chosen in research cases where the difference between variables is a mandate which cannot be achieved using a nominal and ordinal। The interval scale quantifies the difference between two variables, whereas the other two scales are solely capable of the associating qualitative variables with variables, ठीक है। तो 3 पॉइंट याद रखने हैं इसमें मेनली,
मेनली आपको क्या है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए आपको हेल्प करता है। इसमें मीन, मीडियन और मोड को डेटा यूज करते हैं। इसमें आपका नेम वेरिएबल भी आएगा, ऑर्डर भी आएगा, इंटरवल भी आएगा, और इसमें इसमें जो जीरो की जो ट्रू वैल्यू है वो आर्बिट्ररी है, यानी कुछ पता नहीं है कि किस एग्जाम्पल के साथ क्या हो जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे ये एग्जाम्पल मैंने आपको जो अभी दिए थे वही सारे समझाए। ठीक है, ठीक देन है। एक आता है हमारा रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में क्या होता है कि इट इज अ वेरिएबल मेजरमेंट स्केल that not only produces the order of variables but also make the difference between variables along with information on the value of the zero। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो जीरो की वैल्यू जो होती है वो जीरो मानी जाती है। ठीक है, जीरो की वैल्यू का मतलब जीरो। जैसे कि एक एग्जांपल कि जैसे एक एग्जांपल में अगर आपको दूं, मैम एज का। हाँ एज का अगर मैं हम्म, एग्जांपल दूं, बताओ कैसे, कैसे दे रहे हो मैम बताओ। हम्म, जैसे मैंने कहा जीरो एज का बच्चा, हाँ जीरो एज हाँ। का बच्चा तो जीरो एज का ही रहेगा ना। हम्म। जीरो इनकम का पर्सन तो जीरो इनकम का ही रहेगा ना। ठीक है, हम्म। इसमें क्यों, इसमें क्योंकि इंटरवल नहीं क्रिएट, इंटरवल तो होगा, इंटरवल तो इसमें भी होगा। क्यों, क्योंकि रेशियो स्केल जो होती है सबसे ज्यादा आगे हाई जाती है और मैक्सिमम कैलकुलेशन के लिए यही ली जाती है। तो इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, वेरिएबल्स भी आ जाएंगे, ऑर्डर भी आ जाएगा, इंटरवल भी आएगा, और जीरो की वैल्यू जीरो भी आएगी। इंटरवल हम्म। में क्या हो रहा था, जीरो अपना मतलब खो दे रहा था एज पर द एग्जाम्पल, लेकिन रेशियो स्केल में जीरो की वैल्यू मतलब जीरो, अगर मैं कहूँ 0 to 5, तो इसमें जीरो जीरो यानी जीरो का मतलब जो अभी 1 से 5 दिन के बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, वहीं 5 to 10, 10 डेज के बच्चे हाँ। भी आ जाएंगे। ठीक है, हम्म। अगर मैं एज केजीज का देखूं, 0 to 10 केजी हम्म। आ हम्म। जाएंगे। ऐसा तो बंदा होता नहीं कि जिसका वेट जीरो हो, कुछ तो होगा, हम्म। है ना। हम्म। 1 to 10 केजीज के बच्चे आ गए, अगर मैं जीरो भी लिखती हूँ तब भी आएंगे, क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू जीरो नहीं, क्योंकि 1 केजी का बच्चा तो आ ही जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें जीरो की वैल्यू जीरो मानी जा रही है। ठीक है, so it is defined as a variable measurement scale, and that not only produce the order of variable but also make the difference between variables known along with information on the value of true zero. It is calculated by assuming that the variables have an option of for zero. The difference between two variables is the same as there is a specific order between the options. ठीक है, with the option of true zero, varied inferential and descriptive analysis technique can be applied to the variables. जब अगर हम जीरो को जीरो मानते हैं तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं इस टेक्निक को। ठीक है, इन एडिशन टू द फैक्ट दैट द रेशियो स्केल डज एवरीथिंग दैट ए नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल स्केल कैन डू, यानी रेशियो स्केल में सब कुछ है जो बाकी स्केल्स में थोड़ा थोड़ा है। ठीक है, तो it can also establish the value of absolute zero. The best example of ratio scale are weight and height. ठीक है, जीरो वेट का बनता तो जीरो वेट का तो होता ही नहीं है। ठीक है, उसकी वैल्यू है, हाइट जीरो होती नहीं है, उसकी वैल्यू है कि हाँ जीरो मतलब कुछ नहीं, जीरो मतलब कुछ नहीं, ना जीरो का कोई एज होता है ना जीरो का कोई हाइट होता है। इन अ मार्केट रिसर्च ए रेशियो स्केल इज यूज्ड टू कैलकुलेट मार्केट शेयर एंड एनुअल सेल, द प्राइस ऑफ द अपकमिंग प्रोडक्ट्स एंड द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, कि कितने हुए, जीरो कंज्यूमर तो कभी नहीं होंगे, जीरो मार्केट वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं होगी, मार्केट में शेयर तो जीरो बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो जीरो का मतलब जीरो है। ठीक है, यहाँ पे द रेशियो स्केल प्रोवाइड द मोस्ट डिटेल इंफॉर्मेशन एज रिसर्चर्स एंड statisticians can calculate that central tendency using statistical techniques such as mean, mode, and median. The methods such as geometric mean, the coefficient of variation, and harmonic mean can also be used to this scale. Ratio scale accommodates the characteristic of three other variables, labeling the variables, significance of the order, and the calculable difference between the variables as equidistance. ये देखो, less than 5 feet, ठीक है, 0 feet बिल्कुल नहीं होगा, less than 50 kg, 0 kg बिल्कुल नहीं होगा। ये वही एग्जांपल जो मैंने आपको भी समझाया। ठीक है, अब आपका बेस्ट ये है चीजें समझने के लिए, नॉमिनल में नेम वेरिएबल है, ऑर्डर में नेम और ऑर्डर वेरिएबल है, इंटरवल में नेम ऑर्डर प्लस इंटरवल्स है, रेशियो में चारों है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, ठीक है मैम। समझ आया।
यस मैम। आगे बाकी स्किल्स हम कल करेंगे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अभी लंबी है, ज्यादा हो भी नहीं पाएंगे फिर। हम्म, अभी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ फिर। ठीक है मैम, आज कर लेते हैं।